नमस्कार, भारत H7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और भारत H7 यानी खबर राज्यों से उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सारे भारत की खबर भारत H7 में। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालेंगे नजर। मुंबई में बने इस्कॉन के श्री राधा मदन मोहन मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण। कहा, मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को करेगा समृद्ध। प्रधानमंत्री ने स्वदेश निर्मित 3 अग्रणी युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, विस्तारवाद नहीं विकासवाद भारत की नीति। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का किया समर्थन। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार। राहुल गांधी का एक और विवादित बयान। भाजपा आरएसएस ही नहीं, इंडियन स्टेट से भी हमारी लड़ाई। कांग्रेस नेता के बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके नेता ही ने किया उजागर। और दिल्ली विधानसभा चुनाव, कैलाश गहलोत, परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, रमेश विधूड़ी और अरविंद केजरीवाल ने भरा पर्चा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। तो भारत H7 में सबसे पहले खबर संभल से, जहां के हिंदू परिवारों को इंसाफ मिला है। संभल के 1978 के दंगों में समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदुओं को खदेड़ दिया था। स्थिति यहां तक आ गई थी कि लोग अपना घर बार और जमीन जायदाद छोड़कर वहां से पलायन कर गए थे। उनके जाने के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने इन संपत्तियों पर कब्जा जमा लिया था। अब जिला प्रशासन ने पैमाइश कराकर न केवल हिंदुओं की जमीन को खाली कराया है, बल्कि उन्हें वापस बुलाकर उन्हें कब्जा भी दिलाया गया है। संभल में हिंदू परिवारों को दंगे के 47 साल बाद मिला इंसाफ। प्रशासन ने 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर दिलाया मालिकाना हक। पीड़ित परिवारों ने शिकायती पत्र देकर जमीन पर मालिकाना हक पाने की लगाई थी गुहार। तुलसी राम की 1978 में सांप्रदायिक दंगों में कर दी गई थी हत्या। परिवार अपनी 2.25 बीघा जमीन छोड़कर इलाके से कर गया था पलायन। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 के दंगों के बाद पलायन करके निकले हिंदू परिवारों को 47 साल बाद इंसाफ मिला है। एसडीएम ने उनकी 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर मालिकाना हक दिलाया है। दंगों के बाद से ही इस जमीन पर मुस्लिम परिवारों का कब्जा था। संभल सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला जगत के रहने वाले तुलसी राम की 1978 के सांप्रदायिक दंगों में हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्या के बाद मृतक तुलसी राम के परिवार के साथ ही 2 अन्य परिवार अपनी 2.25 बीघा जमीन छोड़कर इस इलाके से पलायन कर गए थे। दंगे के बाद से न कभी मृतक तुलसी राम का परिवार वापस लौटा और न ही पलायन करने वाले परिवार वापस आए। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने मृतक तुलसी राम और अन्य परिवारों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। जब सीएम योगी ने विधानसभा में संभल दंगों का जिक्र किया तो पीड़ित परिवारों ने प्रशासन को शिकायती पत्र देकर जमीन से मुस्लिम समाज के लोगों का कब्जा हटवाने की गुहार लगाई। प्रशासन एक्टिव हुआ तो 47 साल बाद परिवार को 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा दिलाया गया। 1978 में जी दंगा हुआ था तो हमारे दादाजी के एक भैया थे, वो उसमें खत्म हो गए। 2020 में भी मैंने पोर्टल पर डाला था, थाना नगर चौकी में वहाँ से लिखवा के वहाँ दिखाई भी दिया था। मुझे 1-2 बार यहाँ धमकी भी दी गई थी। अब हमारी जमीन है। 1978 में झगड़ा हुआ था तो उसी बदले में चले गए थे यहाँ से। जब बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, शिकायत कही थी। हाँ। तो उन्होंने बुलाया है, बताया कि तुम्हारे यहाँ पे नपाई हो रही है, मुसलमानों का विषय था। गौरतलब है कि पूरा मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जगत का है, जहां पर भारी पुलिस बल के साथ एएसपी, एसडीएम और राजस्व विभाग की टीम पहुंची। मौके पर 15,000 वर्ग स्क्वायर फीट जमीन थी, जिनमें से 10,000 स्क्वायर फीट जमीन की पैमाइश कर इसे कब्जा मुक्त कराया गया। इसके संबंध में जो राम भरोसे के परिवार है, उनके लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ उनकी भूमि है और उस पर ये जो विद्यालय है इसकी समिति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो उसी क्रम में हम लोग आए थे रेवेन्यू टीम लेकर और इसकी पैमाइश की गई तो पाया गया कि इस पे
उनकी भूमि बच रही है, तो उसको बुला के, परिवार को बुला के उनको कब्जा करा दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि मुस्लिम कब्जेदारों ने जब हमको कई बार धमकाकर भगा दिया, तब हम जिला प्रशासन के पास गए और उन्हें जमीन के कागजात दिखाए, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, संभल। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां शराबबंदी की तैयारी है। दरअसल मध्य प्रदेश में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी की मांग के बीच प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के धार्मिक शहरों में खुली हुई शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकार शराबबंदी की तैयारी में। धार्मिक क्षेत्र वाले शहरों में होगी शराबबंदी। सीएम मोहन यादव धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी को लेकर गंभीर। बजट सत्र में शराबबंदी की हो सकती है घोषणा। शराबबंदी का कारण शहरों में धार्मिक वातावरण। मध्य प्रदेश के उज्जैन, ओरछा, चित्रकूट जैसे धार्मिक क्षेत्रों में सरकार शराब की दुकानें बंद करने जा रही है। राज्य सरकार इसके लिए जल्दी ही आबकारी नीति में संशोधन करने जा रही है। इसे लेकर साधु संतों द्वारा एमपी सरकार को सुझाव दिया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी सहमति जताई है। सरकार ने कहा है कि धार्मिक क्षेत्रों की सीमा के बाहर ही आबकारी दुकानें संचालित की जाएं, जिससे धार्मिक नगरी में धार्मिक वातावरण बना रहे। धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़े। पहले पूर्ववर्ती शिवराज चौहान सरकार ने नर्मदा किनारे वाले क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद करने का ऐलान किया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 17 धार्मिक महत्व के शहरों को पवित्र शहर घोषित किया गया था और इनमें कई प्रतिबंध भी लागू किए गए थे। अब मोहन सरकार के पक्ष से ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये शराबबंदी का कदम उन पवित्र शहरों में भी लागू किया जा सकता है जिनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर और चित्रकूट जैसे पवित्र स्थल शामिल हैं। सब लोग मिलकर के यह संकल्प लें कि इस देश में कहीं भी किसी भी प्रकार से मांस और मदिरा का सेवन नहीं हो। एमपी में सरकार द्वारा धार्मिक नगरों में शराबबंदी के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धार्मिक नगरियों में यदि शराब बंद करना था तो सबसे पहले उज्जैन में करते। मध्य प्रदेश पे दिन आर्थिक और जो कानून व्यवस्था है लचर होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। शराब के कारण धार्मिक क्षेत्रों का वातावरण प्रभावित होने संबंधी शिकायतें सरकार को मिलती रहती थी। इसलिए एमपी सरकार का प्रयास है कि इन नगरों की पवित्रता अक्षुण्ण रहे। मोहन यादव सरकार जहां धार्मिक शहरों को नशा मुक्त बनाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाती दिखाई दे रही है। अगर डॉक्टर मोहन यादव का बयान आने वाले बजट सत्र में निर्णय में तब्दील होता है तो यकीनन मध्य प्रदेश सरकार का यह एक बड़ा कदम होगा। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और अब बात दिल्ली के विधानसभा चुनावों की। दिल्ली में चुनावी संग्राम छिड़ चुका है। तमाम बड़ी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं और आज कई बड़े नेता अपने अपने कैंडिडेट्स के साथ नामांकन करने पहुंचे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में माहौल गर्माता जा रहा है। आज विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, तो वहीं दूसरी तरफ कई प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में पदयात्रा करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली की कस्तूरबा नगर सीट पर भाजपा के प्रत्याशी नीरज बसोया के समर्थन में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज उनका हौसला बढ़ाने जनता के बीच में पहुंची। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी सरकार को दिल्ली से निकाल कर ही रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वो लोग झुग्गी बस्तियों में पहुंच रहे हैं जब उनकी पोल खुल चुकी है। इससे पहले उन्हें झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों की याद नहीं आई कि एक दशक तक तो इन्होंने किसी की सुध नहीं ली, केवल यहाँ पर सत्ता का सुख भोगा, लेकिन दायित्व नहीं ओटा। ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं और चुनाव निकट आते ही इनको अब याद आ रही है लोगों की।
वहीं कस्तूरबा नगर सीट से खड़े बीजेपी के प्रत्याशी नीरज बसोया ने कहा कि अगर उन्हें इस बार विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वो यहाँ की प्रमुख समस्या जिसमें पार्किंग, पानी, सड़क और नाली है उसको हर हाल में दुरुस्त करेंगी। नीरज बसोया ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो लोकसभा में अलायंस करके चुनाव लड़े थे, इस बार उनके मतभेद खुलकर सामने आ गए और उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। राहुल गांधी जी कुछ कह रहे, केजरीवाल जी कुछ कह रहे, संजय सिंह कुछ कह रहे, अजय माकन जी कुछ कह रहे हैं। तो जो हमने 8 महीने पहले कहा था वो बात ठीक निकली है। शीश महल घोटाला हो, चाहे दवाई घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, रोड घोटाला हो, डीटीसी का घोटाला हो, इस सरकार ने जितने घोटाले किए मुझे नहीं लगता धरती पे किसी सरकार ने इतने घोटाले किए होंगे। आइए यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने विश्वास को लेकर के आइए जनता के बीच में। नीरज का कहना है कि जिस तरह से इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार आते ही राजधानी को एक बार फिर से सही मोड़ पर लेकर के जाएंगे। वहीं कस्तूरबा नगर विधानसभा के लोग केजरीवाल के 10 साल के काम से असंतुष्ट दिखे और उन्होंने कहा कि आप सरकार ने सिर्फ दिल्ली में गंदगी फैलाई, जहां उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा और जनता की अनदेखी की। कोई नए हॉस्पिटल नहीं बने, कोई नई बसेस नहीं चली, कोई महिला सुरक्षा की इसने कारोबार नहीं किया, काम नहीं किया है इसने। तो इसने जितने भी झूठे वादे किए सब वादे किए, सिर्फ अपने महल बनाने में ध्यान दिया है, जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो 10 वर्ष हमारे बीते हैं, बहुत ही अंधकार में बीते हैं वो, और दिल्ली की बद से बदतर हालत कर दी गई है। अब वो कह रहे लंदन बनाऊंगा, और लंदन छोड़ के वो दिल्ली को बिल्कुल नाले का शहर बना चुका है। और गंदगी का पानी देखो, रात को 3 बजे पानी आता है, पब्लिक 3 बजे पानी पिएगी, वो भी गंदा पानी आ रहा है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आने वाले 5 फरवरी को होगा, जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या इस परिवर्तन को देख रही दिल्ली की जनता भाजपा को मौका देगी या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में से किसी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा, ये 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के बाद खबर होगी राजस्थान से, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा, पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर राजस्थान से, जहां पर्यटन नंबर 1 है। पर्यटन के लिहाज से राजस्थान दुनिया के नक्शे के पर अपनी खासी पहचान रखता है। राज्य के भजनलाल सरकार यहां के पर्यटन को और भी बढ़ावा देने के लिए पुरजोर तरीके से काम कर रही है। राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 बनाने की कवायद। राजस्थान को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश। पर्यटकों को यूनिक और अद्भुत अनुभव दिलाने की दिशा में किया जा रहा है काम। राजस्थान पर्यटन का सिरमौर बनने के लिए पर्यटन क्षेत्र में करेगा वैल्यू एडिशन। राजस्थान हमेशा से विदेशी सैलानियों की पहली पसंद। पर्यटन से रोजगार उपलब्ध करवाने में राजस्थान सबसे बेहतरीन उदाहरण। मेहमान नवाजी राजस्थान की बरसों पुरानी परंपरा है। यहाँ पधारो हमारे देश का स्लोगन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। दशकों से सैलानी यहाँ के ऐतिहासिक वैभव और राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने आते हैं।
मौजूदा बीजेपी सरकार यहां के पर्यटन क्षेत्र पर विशेष जोर दे रही है। यहां पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को व्यवस्थित और सुनियोजित करने पर सरकार का खूब फोकस दिखाई दे रहा है, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों के मन में राजस्थान के पर्यटन और यहां की सेवाओं की खूबसूरत तस्वीर हमेशा के लिए जहन में बस जाए। यही वजह है कि पर्यटन विभाग की ओर से कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। होटल उद्यमियों, ट्रैवल एजेंसीज, टूरिस्ट गाइड को विशेष रूप से अपडेट किया जा रहा है और उनसे इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी लिए जा रहे हैं। टूरिस्ट गाइड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, होम स्टे ओनर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे क्या है कि बहुत कुछ सजेशन सुझाव हमको भी मिलते हैं और हमारे भी कुछ ऐसी बातें जो हम लोग भी इनको कन्वे करना चाहते हैं, तो वो एक इंटरेक्शन का बहुत अच्छा माध्यम आज बनने वाला है। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए प्रधानमंत्री विशेष रुचि रखते हैं। कई बार राजस्थान आगमन पर पीएम ने इसका जिक्र किया है। राजस्थान सरकार भी पर्यटन क्षेत्र में टूर ऑपरेटर, होम स्टे मालिक, होटल, पर्यटक गाइड और ड्राइवर्स तथा पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों को बेहतर प्रशिक्षण से उनकी क्षमता संवर्धन के लिए जुटी है। इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोगों के कौशल निखारने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को खुद फेडरेशन ऑफ होटल टूरिज्म एंड रेस्टोरेंट ने भी सराहा है। टूरिज्म के जितने प्रयास हो रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रयास है और उस वजह से पर्यटन बहुत बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब हम डोमेस्टिक टूरिज्म पे भी उतना ही ध्यान दें। इनबाउंड टूरिज्म थोड़ा सा कम हुआ है। इनबाउंड टूरिज्म के ऊपर डिपार्टमेंट बहुत ध्यान दे रहा है। इंटरनेशनल मार्ट्स हो रहे हैं, उसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन हो रहा है। राजस्थान सरकार का कहना है कि पर्यटन क्षेत्र में वैल्यू एडिशन किए जाएंगे, साथ ही प्रदेश में नए पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 बनाने के लिए राजस्थान सरकार खास तौर पर जुटी हुई है। यहां आने वाले सैलानियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और सेवाएं मिल सके, इस बात पर सरकार का खास फोकस नजर आया है। इससे सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहां के पर्यटन को नई गति और नई दिशा मिल सकेगी। कैमरा पर्सन हनुमान जायसवाल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। और अब 26 जनवरी में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और आप सबको गणतंत्र दिवस परेड का इंतजार होगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा की झांकी देखने को मिलने वाली है। करीब 8 सालों के बाद गणतंत्र दिवस के परेड में बिहार की झांकी को शामिल किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर दिखेगी बिहार की झांकी। स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास, बिहार के झांकी की थीम। झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया। प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, मोक्ष और शांति की भूमि रही है। करीब 8 सालों के बाद गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिलने वाली है। इस झांकी में राज्य की समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी को प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया है। बिहार की झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। भगवान बुद्ध की यह अलौकिक मूर्ति राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित है। यहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। साल 2018 में 70 फीट के इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। बड़ी बात यह है कि भगवान बुद्ध की यह मूर्ति एक ही पत्थर की बनी हुई है। बिहार राज्य की झांकी में बिहार के समृद्ध ज्ञान एवं शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, मोक्ष एवं शांति की भूमि रही है। झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। झांकी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों को भी दर्शाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा के प्रतीक हैं। इन भग्नावशेषों का संरक्षण और संवर्धन भारतीय संस्कृति की धरोहर को सजोने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा के प्रतीक है। इन भग्नावशेषों से का संरक्षण और संवर्धन भारतीय संस्कृति की धरोहर को सजोने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
बिहार सरकार की ओर से झांकी के माध्यम से ज्ञान भूमि नालंदा की प्राचीन विरासत और उसके संरक्षण हेतु किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से बिहार को पुनः शिक्षा के मानचित्र पर वैश्विक रूप में स्थापित करने के प्रयास को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध की अलौकिक और भव्य मूर्ति के साथ घोड़ा कटोरा झील को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने के बिहार सरकार के अनूठे प्रयास को भी दर्शाया गया है। गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही ये भी बताएगी कि कैसे विकास को साथ लेकर के चलना है। बिहार सरकार पहले से आध्यात्म और विकास को साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। इसके माध्यम से टूरिज्म के डेवलपमेंट को बिहार में बढ़ावा मिला है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और भारत एट 7 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे दिव्य भव्य और स्वच्छ महाकुंभ की। महाकुंभ को दिव्य भव्य और स्वच्छ स्वरूप देने के संकल्प को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। महाकुंभ में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। गंगा की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कचरा प्रबंधन की ओर से प्रभावी व्यवस्था भी की गई है। महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने हेतु प्रशासन तत्पर है और इस कार्य को संभव बना रहे हैं दिन रात कार्य कर रहे सफाई कर्मी। मन में सेवा भाव लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे ये सफाई कर्मी संगम की स्वच्छता और शुचिता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फूल डाल जाते हैं, नारियल वगैरह है, अगरबत्ती वगैरह सब फूल सब डाल देते हैं, पन्नी वन्नी, उन्हीं की सफाई करते हैं। जिम्मेदारी साफ सफाई करने के लिए साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे 24 घंटा काम करते हैं। महाकुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ में स्वच्छता की प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रयागराज में महाकुंभ बहुत ही सुंदर है, सड़कें भी साफ हैं, साथ ही वहाँ आए बाकी श्रद्धालु भी बहुत मिलनसार हैं। It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of. Very, very powerful. I'm very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. महाकुंभ में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के साथ ही उसके विकल्प के रूप में दोने पत्तल, कुल्हड़, जूट और कपड़े के थैलों आदि जैसे प्राकृतिक उत्पाद बड़े स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के 28 जिलों सहित बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है।
ये गंगा सेवा दूत महाकुंभ में स्वच्छता के साथ ही मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाएंगे और किसी तरह की गंदगी या गड़बड़ी पाए जाने पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ITC सिस्टम के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मेला प्रशासन ने करीब 1.5 लाख शौचालय और 10,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की तैनाती की है। महाकुंभ के दौरान प्रतिदिन 390 मीट्रिक टन और 45 दिनों में 17,550 मीट्रिक टन कचरा उत्पादित होने का अनुमान है। यहाँ प्रत्येक कूड़ेदान 25-25 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कचरे को इकट्ठा करने के लिए GPS से लैस 120 टिपर वैन और 40 कॉम्पैक्टर ट्रक की व्यवस्था भी की जाएगी। टिपर वैन और कॉम्पैक्टर ट्रक दिन में 3 बार मेला परिसर से कचरा इकट्ठा करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट तक पहुंचाएंगे। शौचालय की स्वच्छता के लिए जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। साथ ही सेसफुल ऑपरेशन प्लान भी तैयार किया जा चुका है, जिसकी सहायता से तय स्थानों पर अपशिष्ट का उचित निपटान किया जा रहा है। शौचालय में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए QR कोड के माध्यम से प्रबंधन और निगरानी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शहर की स्वच्छता की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। महाकुंभ के दौरान स्वच्छ कुंभ कोष के तहत सभी सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत किया गया है और उनके लिए जीवन बीमा पॉलिसियों की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक सफाई कर्मचारी के लिए स्वच्छता कॉलोनी बनाकर आवास की व्यवस्था भी की गई है और उनके बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और स्कूल बनाए गए हैं। प्रतिदिन के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी का सीधा बैंक हस्तांतरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। इन स्वच्छता कर्मियों, गंगा सेवा दूतों और नाविकों को सेफ्टी किट और सफाई मित्र सुरक्षा बीमा योजना के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। धर्म और आस्था के साथ ही इस महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे यहाँ हर श्रद्धालु को स्वच्छता का अनुभव हो और उनके जरिए पूरे देश दुनिया में स्वच्छता का संदेश जाए। स्वच्छता को बनाए रखने में सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, ताकि जो भी महाकुंभ में आए उसे महाकुंभ की धरती पूरी तरह साफ सुथरी मिले। इसका एक ये भी संदेश है कि अगर इतने बड़े महाकुंभ में जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं उसको साफ सुथरा रखा जा सकता है, तो आप अपने आसपास भी सफाई रख सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सिद्धार्थ भारद्वाज और रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो भारत एट 7 में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।